क्या है वाराणसी शॉकिंग केस? क्यों इस केस की सच्चाई सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा? क्या हुआ था 20 मार्च को एक लड़की के साथ? आखिर क्यों वो अपने घर 6 दिन बाद लौटी? ऐसी क्या वजह थी कि वाराणसी पुलिस ने इस केस पर ध्यान नहीं दिया? पीएम नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस ने इस केस को कैसे सॉल्व कराया और इस केस में क्या नया मोड़ आया जिसने इस केस को पलट कर रख दिया? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना करें। 29 मार्च 2025 को एक लड़की अपने घर से ये कह के निकलती है कि वो बुक्स लेने के लिए जा रही है और थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी। माँ बिना फिक्र के इसे भेज देती है, लेकिन लड़की वापस नहीं आती। शाम से रात हो जाती है और लड़की का कहीं अता पता नहीं होता। पेरेंट्स बेटी के दोस्तों को फोन करके उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन हर तरफ से जवाब ना में ही आता है। 29 मार्च की रात गुजर जाती है और 30 मार्च तक भी बेटी घर नहीं लौटती। आसपास ढूंढा जाता है पर कोई फायदा नहीं होता। माँ बाप के लिए एक एक पल पहाड़ जैसा गुजर रहा था। इसीलिए ये हाथ पर हाथ रखने की बजाय बेटी को हर उस जगह ढूंढने लगते हैं जिस जगह पर उसकी जाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कहीं से भी बेटी का कोई सुराग नहीं मिलता। इस तरह 29 मार्च से 3 अप्रैल की तारीख आ जाती है और पूरे 6 दिन गुजरने के बाद भी बेटी की कोई खबर नहीं मिलती। इसीलिए अब लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचकर बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। और जब पुलिस को पता चलता है कि बेटी 6 दिन पहले गायब हो चुकी है तो पुलिस फैमिली पर गुस्सा करने लगती है और इस लेट लतीफी की वजह पूछती है, जिस पर पिता बदनामी का हवाला देते हुए अपना दर्द बयान करता है। पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और बेटी को ढूंढने का सिलसिला शुरू होता है। इसी दिन 4 मई को सड़क किनारे बेसुध बेहोश हालत में एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी खबर लोग तुरंत पुलिस को दे देते हैं। और जब पुलिस लड़की को देखती है तो उनकी तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसका बेबस बाप 6 दिन से ढूंढने के लिए उसे सड़क की खाक छान मार रहा था। पुलिस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और लड़की के घर वालों को फोन कर जल्दी से पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। पिता जब अपनी बेटी को नशे की हालत में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन दिल में इस बात का भी सुकून होता है कि बेटी मिल गई है और वो सही सलामत है। पुलिस पिता से कहती है, आपकी बेटी मिल गई है, अभी ये थोड़ा नशे की हालत में है, इसे आप अपने साथ घर लेकर जाइए। यहाँ वाराणसी पुलिस एक बहुत बड़ी गलती करती है। लड़की का मेडिकल टेस्ट कराए बिना उसे घर भेज देती है, जबकि पुलिस ये जानती थी कि लड़की 6 दिनों से लापता है और लड़की 6 दिनों बाद मिली है। इन 6 दिनों में उसके साथ न जाने क्या हुआ होगा, इसलिए उसका मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए था और पुलिस ने मेडिकल टेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। खैर, पिता अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचता है। बेटी को देखकर परिवार वालों की आंखें नम हो जाती है, लेकिन बेटी को कोई होश नहीं था, वो नशे की हालत में थी अभी भी। 5 अप्रैल को भी बेटी नशे की हालत में रहती है और 6 अप्रैल को बेटी थोड़ा होश में आती है और ये जब घर में मौजूद मेल्स यानी पुरुषों को देखती है तो चीखना चिल्लाना, उनसे डरना शुरू कर देती है। और ऐसा सिर्फ वो घर के मेल्स को देखने के बाद ही करती थी, क्योंकि घर की फीमेल्स के साथ वो एकदम नॉर्मल रहा करती थी। जब बेटी का ये बर्ताव देखकर परिवार वालों ने उसकी वजह पूछी तो बेटी एक ऐसी हैवानियत भरी कहानी सुनाने लगती है जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठता है। बेटी बताती है कि पिछले 6 दिनों में जब वो गायब रही वो होश में नहीं थी और जब भी वो होश में आती मैंने हर एक अलग शख्स को मेरी इज्जत आबरू लूटते हुए देखा। बेटी की ये बात सुनकर फैमिली को समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है और बेटी का पिता भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों से कहने लगता है कि आपने बेटी तो लौटा दी लेकिन इज्जत कहीं खो दी। मेरी बेटी का गैंगरेप हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। और बेटी ने कुछ लड़कों के नाम बताए थे और टोटल 23 लड़कों ने उसकी इज्जत लूटी थी, लेकिन सबके नाम मालूम नहीं थे। और जब पुलिस से होकर ये बात वाराणसी के गलियों में फैलती है तो कोहराम मच जाता है और हर न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर तक इस केस की चर्चा जोरों शोरों से होना शुरू हो जाती है और साथ ही पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, पर पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती। और इसी बीच 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी जाते हैं और पुलिस कमिश्नर से इस केस की पूछताछ करने लगते हैं। तब पुलिस को समझ में आता है कि ये केस कितना बड़ा हो चुका है, अब उन्हें कोई एक्शन लेना होगा। और पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पुलिस अपनी कमर कस लेती है और लड़की ने जिन 12 लड़कों के नाम बोले थे और 11 अननोन पर्सन के ऊपर रिपोर्ट लिखाई थी उनकी तलाश शुरू कर देती है। जल्द ही पुलिस कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती कर देती है और वो गलती ये थी डीएनए जांच ना कराना। और डीएनए की रिपोर्ट एक ऐसा सबूत
सबूत है जिससे कोर्ट में कातिल को सजा दिलाई जा सकती है, लेकिन पुलिस इनके बिना डीएनए कराए ही इनको जेल में बंद कर देती है। खैर, जब पुलिस लड़की से 29 मार्च के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है तो लड़की बताती है कि वो जब अपने घर से बुक लेने के लिए निकली थी तभी इसको रास्ते में एक इसका पुराना दोस्त मिल गया जिसका नाम था राज विश्व शर्मा। काफी लंबे समय बाद दोनों दोस्त मिले थे, इसलिए राज लड़की को कॉफी पिलाने के लिए लेकर जाता है, कॉफी पीने को देता है। बस कॉफी पीते ही लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है और जब इसे होश आता है तो ये एक रूम में कैद होती है और सामने दो लड़के हवस भरी नजरों से इसे देख रहे होते हैं। इन दोनों को लड़की अच्छे से जानती थी। इस तरह जब भी नशे का असर खत्म हुआ और लड़की होश में आई तो उसने कुछ अपने जान पहचान के दोस्तों को देखा, जबकि कुछ अनजान चेहरे भी उसकी इज्जत आबरू लूटने में लगे हुए थे। इसी तरह 23 लड़कों ने 19 साल की लड़की के साथ गलत काम किए और इन सब का मास्टरमाइंड था अनमोल गुप्ता, जो कभी वाराणसी के गलियों में चाउमीन का ठेला लगाता था, लेकिन अब ये कैफे शॉप्स का मालिक था और ये तरक्की उसने अपने खून पसीने की कमाई से नहीं बल्कि लड़कियों की इज्जत पर डाका डालकर कमाई थी। वो बिजनेस के आड़ में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनवाकर उसे वेबसाइट पर अपलोड करता और उसी से पैसे कमाता था और इस धंधे में उसके साथ काफी लड़के शामिल थे। इसी सर्कल में शामिल था लड़की का एक दोस्त राज विश्व शर्मा, जो अक्सर इसके कैफे में जाया करता था और अनमोल से अच्छी बातचीत थी। इसी बीच राज ने अनमोल से कुछ पैसे भी उधार ले लिए थे। अनमोल का खर्च चुकाना राज के लिए नामुमकिन हो रहा था और अनमोल ने राज को धमकियां देना भी शुरू कर दी थी। पैसे ना देने पर अनमोल ने राज को एक ऑफर दिया कि वो एक लड़की को कैफे में लेकर आए और उसके साथ लड़के कुछ गलत काम कर उसकी वीडियो बना लेंगे, फिर वेबसाइट पर उसे डालकर उसे बेचकर पैसे कमा लेंगे और राज का सारा उधार माफ कर दिया जाएगा। राज ने अनमोल का ना सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट किया बल्कि उसने अपनी दोस्त विक्टिम लड़की को कैफे में भी लेकर गया। पहले तो इसने लड़की को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की और जब मन भर गया तो इसके दो दोस्त जो लड़की को भी जानते थे उन्हें भी कमरे में लेकर आ गया। उन्होंने भी कमरे में जाकर अपनी दरिंदगी दिखाई और लड़की बेहोश हालत में इनका शिकार होती रही और ये दरिंदगी की दास्तान यही नहीं थमी। इसके बाद इन लोगों ने लड़की को रूम से निकालकर अलग अलग कैफे, अलग अलग होटल, अलग अलग रूम में ले जाकर उसके साथ गलत काम किए और करीब 23 लड़कों ने इन बीते 6 दिनों में लड़की को फिजिकली टॉर्चर किया, उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें वही लड़के शामिल थे जिसे वो लड़की अपना दोस्त समझती थी। खैर, लड़की के बयान और सभी सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने 16 अप्रैल को 14 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और इसके मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता की हकीकत भी सबके सामने आ गई। इन आरोप में सबसे ज्यादा जिन लड़कों का नाम आया वो बहुत कम उम्र के और पढ़े लिखे लड़के थे और ज्यादातर लड़की के दोस्त ही थे। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बाकी आरोपियों को पकड़ने में लग गई और 17 मई को कुछ ऐसा हुआ कि केस ने सारी दिशा ही पलट दी। 17 मई को आरोपियों के घर वाले पुलिस कमिश्नर की ऑफिस के पास पहुंचते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि इनके बच्चे जो है वो बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन परिवार ने जब डिजिटल एविडेंस चैट दिखाए तो पुलिस भी देखकर दंग रह गई। परिवार ने कई वीडियो और इंस्टाग्राम चैट दिखाई जिनमें लड़की आरोपियों के साथ घूमती फिरती नजर आ रही थी। 31 मार्च को भी वो 3 आरोपियों के साथ घूमती फिरती नजर आई और जबकि चौथा आरोपी खुद वीडियो शूट कर रहा था। इतना ही नहीं, 29 मार्च को लड़की ने ही राज को मैसेज कर मिलने के लिए बुलाया था। जांच में ये भी पता चला कि 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लड़की इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी। लड़की की एक दोस्त ने मीडिया के सामने आकर बताया कि 30 मार्च को लड़की उसके साथ ज़ूडियो मॉल गई थी, जहां पर उसने कुछ कपड़े ट्रायल किए लेकिन खरीदे नहीं। उसे सिर्फ अपनी पिक्चर उन कपड़ों में खरीद कर इंस्टाग्राम पर डालनी। इस बात से लड़की की दोस्त थोड़ा नाराज भी हुई और दोनों में लड़ाई हो गई। उस लड़की के दोस्त ने बताया कि वो लड़की घर जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो कभी मेरे घर पर तो कभी लड़कों के घर पर रुक रही थी। इस तरह 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक वो आज़ादी के साथ घूमती रही और इसके सबूत कई सीसीटीवी से मिले भी। जिन आरोपियों को जेल में बंद किया गया था उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की ने हमारे से पैसों की डिमांड की थी। कहा था कि अगर वो अपने बेटों को इस गैंग रेप के इल्जाम से दूर रखना चाहते हैं तो उसे पैसे दे दे, और कुछ परिवार वालों ने अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे मुंह मांगी कीमत भी दे दी। इसलिए उनके नाम FIR में दर्ज नहीं कराए गए और जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो इसके जाल में फंस गए और अश्लील वीडियो का रैकेट अनमोल गुप्ता और उसके गैंग रेप
रेप को भी झूठा बताया गया। परिवार वालों ने भी पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवाल रखे कि जिसकी वजह से लड़की को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। जैसे 29 मार्च से पिछले दिनों तक जब से लड़की गायब हुई थी, उसके माँ बाप ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। पेरेंट्स ने दावा किया है कि 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, जबकि वो इस बीच 2 बार तो अपनी सहेली के घर पर गई थी। फिर भी उसने अपने दोस्त को इस रेप के बारे में क्यों नहीं बताया और ना ही लड़की के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान दिखाई दिए। अगर लड़की किसी तरह बचकर अपने दोस्त के घर आई थी तो वो फिर पलटकर अपने घर क्यों नहीं गई, जबकि उसका घर उसकी दोस्त के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। ये सारे सवाल सुनकर और सबूत देखकर पुलिस ने सही जांच करने के लिए एक SIT टीम बनाई जो सच का खुलासा करने में जुटी हुई है। SIT की रिपोर्ट जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। उसके बाद पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन है, लड़की या फिर वो 23 लड़के। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस शॉकिंग केस को लेकर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।